नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आपका आज की इस ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग घर में सुरक्षित होंगे, कोरोना महामारी का आप लोग सब मिलकर सामना कर रहे होंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है। हम जो प्यारे बच्चों टॉपिक जो पढ़ रहे थे वो था हमारा अंशों का निर्गमन, हरण और पुनः निर्गमन। इस चैप्टर में वैसे ये जो चैप्टर था ये बीकॉम सेकेंड ईयर का चैप्टर है एमडीएस यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस लेसन में जो पहले वीडियो जो अपन ने देखी थी उस वीडियो में अपन ने कंपनी का अर्थ और कंपनी की क्या नाम से कैपिटल के प्रकार, कंपनी की अंश पूंजी के प्रकार, अंश पूंजी का अर्थ और बैलेंस शीट में उसको किस तरह से दिखाते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार, ठीक है। तो आज की वीडियो में अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है अंशों के प्रकार के टाइप्स ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के अंश होते हैं। वैसे अंशों का मीनिंग मैंने आपको पहले बता दिया था, फिर भी मैं आपको रिपीट करवा दूं कि कंपनी की अंश पूंजी छोटे छोटे भागों में विभाजित होती है। प्रत्येक उस अंश को या कैपिटल का उस हिस्से को जो कि एक विभाजित हिस्सा होता है कंपनी की कैपिटल का, उसको अपन अंश कहते हैं, ठीक है। और इसका फेस वैल्यू यानी कि अंकित मूल्य एक निश्चित मूल्य होता है जो कंपनी के पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में मेंशन होता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा ये। कुछ चीज़ें मैं आपको रिवाइंड भी करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक अंशों के प्रकार। देखिए, एक कंपनी जो अंश जारी करती है वो कुछ श्रेणियां होती है, दो तरह की श्रेणियां होती हैं। एक होते हैं पूर्वाधिकार अंश यानी कि अधिमान अंश, इंग्लिश में इनको बोलते हैं प्रीफरेंस शेयर, प्रीफरेंस शेयर, ओके, अधिमान अंश, ठीक है, अधिमान अंश। और दूसरे जो शेयर होते हैं, और यही अंश अधिमान अंश ही कई प्रकार के होते हैं। अब अधिमान अंश क्या होते हैं इनको अपन देखते हैं कि अधिमान अंशों का मतलब होता है वे अंश जिनको पहले पूंजी प्राप्त करने का और लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने? उनको दो पूर्वाधिकार, इनका नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि पूर्वाधिकार अंश यानी कि जिनको पहले यानी कि पूर्व में अधिकार होते हैं। कुछ दूसरे अंशों की अकॉर्डिंग तुलना में इनको पहले से ही अधिकार होते हैं। क्या अधिकार होते हैं? एक तो लाभांश पहले प्राप्त करने का अधिकार होगा, दूसरा पूंजी वापसी का इनको पहले अधिकार होगा। अब पूंजी वापस कब की जाती है? जब कंपनी का समापन होता है तो कंपनी की पूंजी का अंशधारियों में वितरण होता है। तो उस पूंजी का जब वितरण किया जाता है तो पहले पूंजी सबसे पहले इन अंशों के धारकों को लौटाया जाता है, ठीक है। अब डेफिनेशन में देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43 के अनुसार जो व्यक्ति अधिमान अंश धारण करते हैं अधिमान अंश धारक कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, जिसके पास ये अंश होंगे वो अधिमान अंश धारक होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। उनको कंपनी के जीवन के दौरान एक निर्धारित दर पर एक अधिमान लाभांश का आश्वासन दिया जाता है। अधिमान यानी कि पहले उनको दिया जाएगा, निश्चित दर से लाभांश उनको दिया जाता है। एक और ये विशेषता होती है इसकी कि दूसरे जो अंश होंगे उनकी तुलना में इनको एक निश्चित दर से लाभांश दिया जाएगा, ठीक है। वे कंपनी के समापन की दशा में पहले चुकाए जाने के लिए अन्य अंशधारकों के ऊपर एक अधिमान अधिकार पाते हैं। दो अधिकार मुख्यतः इनको होते हैं, लाभांश भुगतान का और पूंजी वापसी का। तो ये क्लियर है, ऐसे अंशों को अपन अधिमान अंश बोलेंगे, ठीक है। अब अधिमान अंश भी कई तरह के होते हैं, इनमें भी इनके कुछ प्रकार हैं जो सिंपल 4 या 5 प्रकार के होते हैं। देखते हैं। संचयी अधिमान अंश, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, 12वीं में इसका चैप्टर है कंपनी अकाउंट्स का, तो थोड़े बहुत आप लोगों को पता होंगे। तो मैं इनको सिंपली थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। संचयी अधिमान अंश यानी कि अधिमान अंश तो होगा पर उसमें एक विशेषता जोड़ दी जाती है, संचयी, कम्युलेटिव। अब देखिए, आप लोगों को पता है कि निश्चित दर से इन पर लाभांश दिया जाएगा, ठीक है। बट हो सकता है कंपनी को किसी वर्ष में लाभांश नहीं हो, मतलब लाभ नहीं हो। जब लाभ होगा तभी तो वो उनको लाभांश दे पाएंगी। तो लाभ नहीं होगा तो उस जिस साल में लाभांश नहीं दिया जाता या कंपनी को लाभ नहीं होता तो उस ईयर में कंपनी लाभांश की घोषणा नहीं कर पाती है। तो उस ईयर का जो फिक्स या निश्चित दर से जो लाभांश है इनका जो बनता है वो लाभांश इनका संचय हो जाता है, यानी कि उसको अगले साल में कंपनी या आने वाले वर्षों में कंपनी उसको चुकाएगी, ठीक है। दूसरा होता है गैर संचयी अधिमान अंश, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस। जो संचयी नहीं होते हैं वो गैर संचयी हो जाएंगे, यानी कि ऐसे
अंशों पर लाभ तभी दिया जाएगा जब कंपनी को लाभ होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, कंपनी को लाभ नहीं होगा तो कोई डिविडेंड या लाभांश उसको दिया नहीं जाएगा। ठीक है, तीसरे आपके आते हैं सहभागी अधिमान अंश, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। देखिए सिंपल सी है कि इनको सहभागिता दी जाती है, किस में, लाभों में। ठीक है, देखिए एक तरीका होगा कि सबसे पहले अधिमान अंश धारकों को लाभांश दे दिया जाएगा, उसके बाद प्रॉफिट बचता है तो आपके समता अंशधारी जो दूसरे प्रकार के अंश होते हैं उनको दिया जाएगा। उनको देने के बाद भी ऐसा नहीं है कि समता अंशधारियों को सारा लाभ दिया जाता है, उसकी भी एक लिमिट होती है। ठीक है, तो उनको लाभांश देने के बाद भी अगर प्रॉफिट बच जाते हैं तो उस बचे हुए प्रॉफिट में यदि इन संचय अंशधारियों को भागीदारी दी जाती है, उनको शामिल किया जाता है तो उसको सहभागी अधिमान अंश कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए गैर सहभागी अधिमान अंश, जिसमें ये कंडीशन नहीं होगी या जिसमें ये गुण नहीं होगा वही आपका गैर सहभागी अधिमान अंश हो जाएगा, जिसको बचे हुए लाभों में शामिल नहीं किया जाता तो वो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहलाते हैं। ठीक है, शोध्य अधिमान अंश यानी कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, ये आपने बहुत से पढ़ा भी होगा और इनके अकाउंटिंग के लिए एक चैप्टर भी है पूरा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, अब देखिए बहुत ही चीज़ जीके की भी चीज़ है और काफ़ी समझने वाली चीज़ है। शोध्य अधिमान अंशों का मतलब होता है ऐसे अधिमान अंश जिनकी राशि कंपनी को उनके जीवन काल में वापस लौटानी पड़ती है। ठीक है, ये वे अंश होते हैं जो एक कंपनी इस शर्त पर जारी कर सकती है कि कंपनी एक निर्धारित अवधि के बाद या कंपनी के विवेक पर इससे पहले भी भुगतान करेगी। इन अंशों पर भुगतान विमोचन कहलाता है तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55 के द्वारा निमंत्रित किया जाता है। काफ़ी क्लिष्ट और जटिल भाषा है, मैं आपको सिंपल तरीके में बताता हूँ। शोध्य अधिमान अंश वे अंश होते हैं जिनको कंपनी इस शर्त के साथ आवंटित करती है या जारी करती है कि कंपनी उनको जब भी उसको ज़रूरत महसूस हो तो उनकी पूंजी अंशधारियों को वापस लौटा देगी, उनका शोधन कर देगी। अब बेसिकली कंपनी एक्ट 1956 में प्रोविज़न था कि कोई भी कंपनी 20 वर्ष से अधिक शोध्य अवधि के अधिमान अंश जारी नहीं कर सकते, यानी कि 20 वर्ष के अंतर्गत ऐसे अंशों का उसको शोधन करना पड़ेगा। यानी कि सिंपल सा है कि कोई भी कंपनी अशोधनीय अधिमान अंश जारी नहीं कर सकती, वो सिर्फ ऐसे शोध्य अधिमान अंश जारी करेगी जिनको 20 वर्ष के भीतर वापस उनकी पूंजी उनको लौटानी पड़ेगी। ठीक है, देखिए आगे और एक दे रखा है गैर शोध्य अधिमान अंश। अब जो इस तरह के अंश नहीं होंगे उनको गैर शोध्य अधिमान अंश कहलाते हैं, यानी कि कंपनी उनकी राशि उनके जीवन काल में नहीं लौटाती है, उनका शोधन नहीं करती है, तो नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहलाते हैं। बट अब कंपनी एक्ट 2013 की धारा 55 के अनुसार कोई भी कंपनी जो अंशों द्वारा सीमित हो, ठीक है, अशोध्य अधिमान अंश या ऐसे अधिमान अंश जारी नहीं करेगी जो निर्गमन की तिथि से 20 वर्ष बीतने के बाद शोध्य हों। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब कंपनी अधिनियम 2013 में भी ये प्रोविज़न कर दिया है और धारा कौन सी है 55, और उधर कंपनी एक्ट 1956 में भी इसके बारे में प्रोविज़न था साफ साफ कि कोई भी कंपनी ऐसे शोध्य अधिमान अंश जारी नहीं करेगी जो 20 वर्ष से अधिक अवधि के लिए शोध्य हों, यानी कि जिनकी राशि 20 वर्षों के बाद लौटानी होगी, ऐसे अधिमान अंश जारी नहीं कर सकती कोई भी कंपनी। 20 वर्ष या उससे पहले ही उनका शोधन करना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगला आता है आपका परिवर्तनीय अधिमान अंश। सिंपल सा है, ऐसे अधिमान अंश जिनको एक आप निश्चित अवधि के बाद समता अंशों में परिवर्तित करवा सकते हो। ठीक है, क्षमता अंशों में जिनको परिवर्तित किया जा सकता है ऐसे परिवर्तनीय अधिमान अंश कहलाएंगे। दूसरे गैर परिवर्तनीय अधिमान अंश नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, NCPS, इनको शॉर्ट में इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक है, गैर परिवर्तनीय मतलब जिनको क्षमता अंशों में परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता, वो सिर्फ अधिमान अंश ही रहते हैं हमेशा के लिए, तो ऐसे गैर परिवर्तनीय कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ इनके प्रकृति है, गैर परिवर्तनीय, परिवर्तनीय, शोध्य, अशोधनीय, बस नाम से ही आपको इनको समझना है और इनका विवरण आपको लिखना है कि ये सिर्फ इनकी विशेषताएं होती हैं, बट जो मुख्य रूप से जो प्रकार होता है वो अधिमान अंश ही इनको बोला जाता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गए आपके अधिमान अंशों के प्रकार। अब आता है आपका समता अंश। ठीक है, देखिए अब समता अंश वे होते हैं जो अधिमान अंश नहीं होते हैं।
अधिमान अंशों के अलावा जो अंश बचे हुए हैं उनको बोलते हैं समता अंश, इक्विटी शेयर्स। अब इनकी विशेषताएं उनसे उलट हो जाएंगी। उन लोगों को क्या था, यानी कि अधिमान अंश धारकों को एक तो पहले लाभ प्राप्त करने का अधिकार था और पहले पूंजी प्राप्त करने का अधिकार था। अब इन अंशधारियों को क्या होगा, बाद में लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा और बाद में ही पूंजी प्राप्त करने का अधिकार होगा। ठीक है, ये तो मुख्य दो इनकी विशेषताएं होगी। ठीक है, जस्ट अधिमान अंशों से जस्ट उलट। ठीक है, बट इनको क्या होता है, वोटिंग राइट, मतदान करने का अधिकार इनको होगा, जो उन अधिमान अंशधारियों को नहीं होता है। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस होता है। अधिमान अंशधारियों को सिर्फ वोटिंग उन्हीं मामलों पे देने का अधिकार होता है जिनसे उनके हित प्रभावित होंगे। बाकी मामलों पर कंपनी के जितने भी इंटरनल मैटर होते हैं, आंतरिक मामले होते हैं, उन सभी पर सिर्फ और सिर्फ समता अंशधारियों को वोट करने का अधिकार होगा। कंपनी की जो साधारण सभाएं होंगी उनमें भाग लेने का अधिकार भी सिर्फ किसको होगा, आपके इनको समता अंशधारियों को ही पहले अधिकार होगा। ठीक है, तो ये इसकी मुख्य विशेषताएं होती है। और बचे हुए लाभ पर, जो बाद में जो लाभ बचता है, उन पर सारा हक इन समता अंशधारियों को होता है। इसमें जो मैटर लिखा हुआ है मैं उसको पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, वो काफ़ी जटिल भाषाओं में लिखा हुआ है क्योंकि ये एक एक्ट की भाषा है। ठीक है, तो देखते हैं। तो समता अंश जो है, अब देखिए, समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें। जो कंपनी के जो स्वामी होते हैं, जो ओनर होते हैं, वो समता अंशधारी ही होते हैं। ठीक है, इसीलिए कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में समता अंश जारी करती हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक समता अंशों के जो प्रकार हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो अब कंपनी जो अंश जारी करती है वो दो तरह से करती है। एक तो रोकड़ के लिए और दूसरा रोकड़ के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए। दो प्रकार हो गए आपके। रोकड़ के लिए मतलब जब कंपनी को नगद पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए या बिजनेस को बढ़ाने के लिए नगद पैसा चाहिए, तो वो नगद के बदले अंश जनता में निर्गमित करती है। दूसरा, रोकड़ के अलावा कुछ चीज़ें चाहिए होती है कंपनी को, जैसे उसको संपत्तियां चाहिए, जैसे प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, स्टॉक चाहिए, क्या नाम से बिल्डिंग चाहिए। तो जो जिन लोगों से वो बिल्डिंग लेती है या प्लांट मशीनरी परचेज करती है, तो उन लोगों को सीधे सीधे वो अंश भी जारी कर सकती है। और उनको क्या नाम से ऐसे मामलों में वो जो बेचने वाले होते हैं प्लांट एंड मशीनरी, वो भी लोग रुचि लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कंपनी में स्वामित्व भी मिलता है, वोटिंग राइट्स भी मिलता है और कंपनी की पूंजी में उनको एक हिस्सा मिलता है। ठीक है, और उनको फिर लाभांश भी मिलता है। तो इन तरह के मामलों में कंपनी इस तरह से भी अंशों का निर्गमन करती है। अब रोकड़ के लिए अंशों का निर्गमन समझ में आ गया। सिर्फ नगद जब कंपनी को चाहिए होता है तो क्या नाम से नगद के लिए अंशों का निर्गमन करती है। अब अंश जारी करने के लिए जब रोकड़ के लिए अंशों का निर्गमन करती है तो उसके लिए क्या प्रोसेस कंपनी अपनाती है। देखिए, मैं सारी चीज़ें आपको जो कंपनी की जो अकाउंटिंग की जो प्रोसीजर है कहाँ से शुरू होती हैं उसकी A to Z प्रोसेस आपको बताऊंगा। ठीक है, कि कोई भी चीज़ अपनी छूटनी नहीं चाहिए। वीडियो चाहे अपने ज़्यादा हो जाएंगे, एक वीडियो में 20 से 25 मिनट का रखूँगा। ठीक है, और देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले रोकड़ के लिए अंशों का निर्गमन कंपनी करती है तो क्या करेंगे। एक तरीका होता है कि निजी कंपनियां अंशों के प्राइवेट प्लेसमेंट पर निर्भर करती है। निजी कंपनियां अंशों का निर्गमन नहीं करती है, प्राइवेट प्लेसमेंट करती है। वो प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब अपने रिश्तेदारों, अपने सदस्यों से ही वो पूंजी एकत्रित करती है, उन्हीं को वो अंश जारी करती है, जनता में वो अंश जारी नहीं करती। ये चीज़ें तो आपको अच्छी तरह से क्लियर होंगी। कंपनी एक्ट के बारे में आपने थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, सार्वजनिक कंपनियां जो होती है वो प्रविवरण जारी करती हैं। प्रविवरण का मतलब इन्विटेशन देती है निवेशकों को, इन्वेस्टर को, कि आइए हमारी कंपनी में पैसा लगाइए, हमारी कंपनी की ये विशेषताएं हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था प्रविवरण के बारे में। और जनता को अंशों की अभियाचना हेतु आमंत्रित करती है। लेखांकन ट्रीटमेंट अपन किस तरह से करेंगे सार्वजनिक कंपनियों का, वो अपन इस चैप्टर में देखना ही अपना उद्देश्य है। अकाउंटिंग प्रोसीजर की अंशों के निर्गमन के समय किस तरह से उनके जनरल प्रविष्टियां अपन करेंगे, वो अपना इस चैप्टर का मेन उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कंपनी जो एक सार्वजनिक कंपनी है अपने अंशों के लिए अभियाचना हेतु आम जनता को निमंत्रित करते हुए प्रविवरण जारी करती है। प्रविवरण के आधार पर आवेदन के समय रोकड़ में देय राशि के साथ हित रखने वाले पक्षकारों द्वारा अनुसूचित बैंक में आवेदन जमा कराए जाते हैं। ठीक है, देखिए, कंपनी प्रविवरण जारी करती है, प्रविवरण के साथ ही वो एक आवेदन फॉर्म भी साथ का साथ संलग्न करके जनता में उसको निर्गमित करती है। कुछ सेलेक्टेड बैंक में
या कुछ ब्रोकर या कुछ एजेंट होते हैं, इशू हाउसेस जिनको बोलते हैं, निर्गम हाउस, जो कंपनी के इशू की प्रक्रिया करते हैं, वहाँ पर भी ये फॉर्म मिलते हैं। बैंकों को कंपनी एजेंट के तौर पर नियुक्त करती है, वहाँ से आप इसका फॉर्म ले सकते हो, प्रविवरण ले सकते हो, कंपनी की डिटेल आप जानकारी ले सकते हो और आवेदन कर सकते हो। ठीक है, अब आवेदन के साथ क्या होता है कि आवेदन के साथ जो चुकाई जाती है राशि, ठीक है, क्या समझ रहे हो, आवेदन के साथ जो राशि कंपनी मांगती है और जो आप उस राशि को चुकाते हो तो उसको बोलते हैं आवेदन राशि। ठीक है, एप्लीकेशन अमाउंट, और इसी नाम से इसका अकाउंट भी खोला जाता है, एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 39 के अनुसार आवेदन राशि अंश के प्रांकित मूल्य से 5% से कम नहीं हो सकती। प्रांकित यानी कि उसका जो अंकित मूल्य है, ठीक है, मान लीजिए कंपनी ने 100 रुपये का एक शेयर जारी किया है जिसका फेस वैल्यू 100 है, तो उसका 5% कितना होगा, 5 रुपये। तो आवेदन राशि 5 रुपये से कम नहीं होंगी, ज़्यादा ज़रूर हो सकती है पर 5 रुपये से कम की आवेदन राशि नहीं होगी। ये कि 4 रुपये नहीं, 5 रुपये ही होंगे, मिनिमम तो 5 रुपये रखेंगे। तो ये एक जीके की टाइप से भी क्वेश्चन बन जाता है कि आवेदन राशि कितनी होती है, तो प्रांकित मूल्य यानी कि फेस वैल्यू का, न कि इशू प्राइस का, निर्गमित मूल्य का नहीं। इशू प्राइस अलग अलग हो सकता है, ठीक है, तो आपका जो फेस वैल्यू है अंश का, उसका 5% आवेदन राशि होंगी। और अंशों का नाम मात्र मूल्य निर्गमन के बंद होने की तिथि के बाद आवेदन फाइल करने की अंतिम तिथि कंपनी सेबी तथा संबंध स्टॉक एक्सचेंज के परामर्श से अंशों के आवंटन का निर्णय लेती है। ये प्रोसेस है। एक तो स्टॉक एक्सचेंज को भी सूचना देनी पड़ती है कंपनी को, ठीक है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी अंशों के आवंटन के लिए आगे नहीं बढ़ सकती जब तक कि कंपनी द्वारा न्यूनतम अभिदान प्राप्त नहीं कर लिया जाता। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। न्यूनतम अभिदान के बारे में मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि कंपनी जितने अंशों का निर्गमन करती है जनता में, उसका 90% आवेदन जनता से प्राप्त हो जाने चाहिए। 1000 शेयर जारी किए हैं तो 900 अंशों के लिए आवेदन आ जाने चाहिए, तभी कंपनी आगे की प्रक्रिया में बढ़ेगी, तभी अंशों का आवंटन वो कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती। न्यूनतम अभिदान क्या होता है? एक सार्वजनिक समिति कंपनी अंशों का कोई आवंटन नहीं कर सकती जब तक कि प्रविवरण में व्यक्त न्यूनतम अभिदान की राशि नहीं मिल जाती। ये चीज़ अपन ने बार बार डिस्कस की है, तो इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अब क्या होता है कि आवेदन राशि के रूप में देय राशि रखते हुए संचालक मंडल द्वारा प्रविवरण में व्यक्त की जाने वाले न्यूनतम अभिदान की राशि होंगी, ठीक है। अब कंपनी के प्रारंभिक व्यय, अंशों के निर्गमन पर देय कमीशन, खरीदी गई या खरीदी जाने वाली स्थायी संपत्तियों की लागत, कंपनी की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं तथा व्यवसाय के दैनिक परिचालन हेतु कोई अन्य व्यय। अब ये जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, ये चीज़ें वो हैं जो एक कंपनी 90% जो न्यूनतम अभिदान डिसाइड करती है, यानी कि जो अमाउंट वो डिसाइड करेंगी वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। कंपनी को 90% न्यूनतम अभिदान भी डिसाइड करना है। जैसे मान लीजिए 1 करोड़ की उसने इशू किया है, तो कंपनी अपने स्तर पर न्यूनतम अभिदान डिसाइड करेगी कि उसके प्रीमिलरी में एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, अंशों के निर्गमन पर कमीशन कितना होगा, खरीदी जाने वाली संपत्तियों की लागत क्या होंगी, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कितनी होंगी और व्यवसाय के दैनिक परिचालन हेतु अन्य व्यय कितने होंगे। इन सभी व्ययों का टोटल करके ही न्यूनतम अभिदान की राशि डिसाइड की जाएंगी, ठीक है। तो ये तो कंपनी के स्तर की बात हो गई कि वो न्यूनतम अभिदान की राशि इस तरह से डिसाइड करेंगे। बट सेबी के बाद आप अच्छी तरह से जानते होंगे, स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये क्या संस्था है। सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार एक कंपनी को जनता को अंशों या ऋणपत्रों के किसी आवंटन को करने से पूर्व संपूर्ण निर्गमन के प्रति न्यूनतम 90% अभिदान मिल जाना चाहिए। सेबी ने गाइडलाइन बना रखी है बाकायदा, उसने दिशा निर्देश भी जारी कर रखे हैं कि एक कंपनी जितने अंशों का निर्गमन करती है उसके 90% के बराबर उसको आवेदन प्राप्त हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये सभी कंपनियों पर लागू होता है, सार्वजनिक कंपनियों पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निर्गमन बंद होने के 15 दिन के भीतर एक अभिगमन अंश की दिशा में, ये कुछ चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इनको मैं जो ई कंटेंट आपको भेजूंगा उससे पढ़ सकते हो, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक कंपनी हो सकता है अंश का अंकित मूल्य पूरा का पूरा एक ही बार में आवेदन पर ही मांग ले या उसको किस्तों में मांगती हैं, ठीक है। अब इसकी अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होगी, ठीक है। अगर आवेदन में ही सारी राशि मांग ली जाती है तो सिर्फ अपने को 2 जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेंगी, एक आवेदन की और एक आवंटन की, ठीक है। इन 2 एंट्रियों से अपना काम हो जाएगा। बट कंपनी जब अंश के प्राइस को
मान लीजिए एक नहीं 2 किस्तों में या 3 किस्तों में या 4 किस्तों में पैसा मांगती है, तो हर किस्त में अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज बढ़ती जाएंगे। हर क्या नाम से जनरल रूप से, मतलब सामान्य तौर पर हर एक जगह पर, हर एक किस्त पर 2 या 3 एंट्रीज अपनी बनेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो एक तो इसमें ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से अकाउंट खोलेंगे, किस अकाउंट का क्या नाम रखेंगे, उसको याद कैसे रखेंगे, कुछ नहीं है। आपको सिंपली इतना याद रखना है कि आवेदन की राशि है तो उसके लिए एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अलॉटमेंट की राशि है तो उसके लिए अलॉटमेंट, आवंटन जिसको बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इनको टर्मिनोलॉजी आपको याद करनी है किस तरह से। आवेदन को एप्लीकेशन बोलते हैं, आवंटन को अलॉटमेंट बोलते हैं। अब उसके बाद जो भी पैसा होगा, 2 तो ये हो गए आपके, आवंटन और एप्लीकेशन। तीसरे रूप में अगर भी कोई पैसा कंपनी वसूल करती है तो उसको किस्त बोलेंगे, इंस्टॉलमेंट, यानी कि फर्स्ट कॉल, उसको क्या बोलेंगे, पहली कॉल, पहली याचना, फर्स्ट कॉल, फिर उसके बाद सेकंड कॉल, उसके बाद थर्ड कॉल। ऐसे कितनी भी कॉल कंपनी कर सकती है अपने फेस वैल्यू को प्राप्त करने के लिए। तो चलिए किस तरह से अपन इनकी जनरल एंट्रीज करेंगे, और ये जनरल एंट्रीज सिर्फ नगद के बदले कंपनी अगर अंश जारी करती है तो उनके लिए अपन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आवेदन राशि अगर आपको प्राप्त होती है तो सबसे पहले कंपनी को किसमें जमा की जाएंगी, वो आप आवेदन करोगे तो वो पैसा कहाँ जमा करवाओगे, कंपनी ने जिस बैंक को क्या नाम से निर्धारित किया है वहीं पर पैसा जमा करवाओगे, यानी कि सीधा सीधा कंपनी के बैंक अकाउंट में वो पैसा जमा होगा। तो कंपनी क्या एंट्री करेंगी उसकी, सबसे पहले बैंक में अगर पैसा जमा होता है तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, यानी कि बैंक को डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, अभी किस नाम से पैसा आपके पास आया है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है, व्यक्तिगत खाता, ठीक है। पर्सनल अकाउंट ये किसका प्रतिनिधि कर, जिन लोगों ने आवेदन किया है उनका प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि वे उन लोगों का प्रतिनिधि अकाउंट है। इसको रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, एक तरह से पर्सनल अकाउंट हो गया ये, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का जो कंसेप्ट है डेबिट और क्रेडिट होने का, वो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि देने वाले व्यक्ति को अपन क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और पाने वाले को क्रेडिट। तो यहाँ पर देने वाला क्या है, शेयर होल्डर, यानी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट, और बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। तो ये तो हुआ जनरल एंट्री का आवेदन वाली राशि के लिए। जब अब दूसरी जो स्टेप आएंगे, ये उस डेट को एंट्री की जाएंगी जब आपने आवेदन किया है, ठीक है। आवेदन की तिथि को ही ये एंट्री की जाएंगे। इसमें डेट का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है अपने को जब जनरल एंट्रीज करेंगे। दूसरी एंट्री जो होंगी अंशों के आवंटन पर, ठीक है। अब एक तो जिन लोगों ने आवेदन किया है उन्हीं की एंट्री, जिन लोगों ने आवेदन किया है उनकी एंट्री आवंटन के समय की जाएंगी, ठीक है। तो एक तो आवंटन के समय जो एप्लीकेशन का जो पैसा मिला है उसको कैपिटल अकाउंट में अपन ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि उनके वो पैसा पूंजी में कन्वर्ट हो जाएगा कि जिन लोगों ने आवेदन किया था उतने लोगों को, कितने लोगों को आवंटन किया है, जिन लोगों ने जितना आवेदन किया था उसमें से कितने लोगों को अंश पूंजी का आवंटन किया गया है। जितने लोगों को अंश पूंजी का आवंटन किया गया है उतनी आवेदन राशि किसके बराबर, अंकित मूल्य का जितना हिस्सा, ठीक है। कैपिटल में या अंश पूंजी में वही पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। ध्यान से सुने, अंश पूंजी के यानी कि कैपिटल अकाउंट में वही पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा जो फेस वैल्यू का हिस्सा है। प्रीमियम का हिस्सा है तो वो उस अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब देखिए अलॉटमेंट के समय क्या एंट्री अपन करेंगे, देखिए शेयर अलॉटमेंट का कितना हिस्सा है, जो पहले से डिसाइड है कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सामने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा जब राशि ट्रांसफ़र करेंगे अपन, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये एंट्री जब तब करनी है जब सारी राशि एक साथ प्राप्त कर ली जाती है, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में विद द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना पैसा ड्यू है उस राशि से आपको शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करना है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विद द एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट शेयर, आवेदन पर जो राशि प्राप्त हुई है उससे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट किया जाएगा और टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। आवंटन पर राशि जो भी मिलेगी उसको बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट आपको करना है। बैंक में सीधा पैसा प्राप्त होगा और किस नाम से, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट नाम से। तो इस तरह से आपको जनरल एंट्री उसकी करनी है, ठीक है। अब ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, अब देखिए ये तो चीज़ जनरल एंट्री का कंसेप्ट है, ठीक है। अब 2 तरीके हो सकते हैं, जब पूरी राशि एक ही साथ मांग ली जाए
तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा एप्लीकेशन के लिए बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, साथ में अलॉटमेंट को भी लिखना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। और जब शेयरों का अलॉटमेंट किया जाएगा तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री आपको करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद यही प्रोसेस रखना है, क्योंकि अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हुआ तो उसको क्रेडिट किया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या हुआ आपका प्रतिनिधि खाता है, पर्सनल अकाउंट है, इसलिए उसको क्रेडिट किया। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अब सबसे पहले जो आवेदन की जो एंट्री आपने की है और इसके बाद जो एंट्री अपन करेंगे अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, सेकंड कॉल की, उनमें जो मुख्य अंतर है वो क्या है, ठीक है। आवेदन के समय जो आवेदन किया है तब आप सीधा बैंक की एंट्री करते हो, सबसे पहले क्या एंट्री करते हो, बैंक एंट्री। फिर उस आवेदन राशि का आवंटन करने के बाद ही उसको क्या नाम से अलॉटमेंट के समय आवेदन राशि को एडजस्ट करते हो कैपिटल अकाउंट में, तब वो एंट्री करते हो। इसके बाद सबसे पहले आप ड्यू होने की एंट्री करेंगे अपन कि अलॉटमेंट की ड्यू हुई अमाउंट, तो अलॉटमेंट खाता ड्यू करना है, ठीक है। और उसका जो भी जितनी राशि अलॉटमेंट में पूंजी की है उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। इसी तरह से फर्स्ट कॉल को पहले ड्यू करेंगे, ठीक है। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इस तरह से आपको एंट्रीज करनी है। उसके बाद राशि प्राप्त होने की एंट्री अपने को करनी है, जैसे अलॉटमेंट को ड्यू किया, ठीक है, ड्यू करने के बाद पूंजी खाता में पैसा ट्रांसफर कर दिया अपन ने। अब इसके बाद अलॉटमेंट का पैसा जब बैंक में प्राप्त होगा तो बैंक में प्राप्त होने की एंट्री अपने को करनी पड़ेगी, और वो एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। इसी तरह से फर्स्ट कॉल को ड्यू करके आपने एंट्री कर दी है, जैसे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जिस भी कॉल का पैसा होगा उसको इस तरह से क्रेडिट करना है। तो ये तो हो गया आपका जनरल एंट्रीज का प्रोसीजर। अब इसका अपन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखेंगे, अंशु की अभियाचना किस तरह से करनी है, इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो जनरल एंट्री का ये कंसेप्ट रहेगा अपना, ठीक है। अगले वीडियो में अपन देखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, अभियाचना पर एंट्रीज कैसे करेंगे, जनरल एंट्रीज कैसे करेंगे, सिंपल उदाहरण से अपन इनको समझेंगे। तो काफ़ी है मेरे हिसाब से इस वीडियो में, उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में ज़रूर आएगा। और वीडियो के लिए मुझे कमेंट ज़रूर करें, लाइक भी करें, और जहाँ तक हो इसको शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, ठीक है। और कोरोना महामारी से बच के रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए। और मुख्य रूप से सरकार जो आपको बार बार कहती है कि घर से बाहर ना निकले, काम हो तभी बाहर निकलें, ठीक है। मास्क का, सैनिटाइज़र का प्रयोग आप निरंतर करें, और अपने घर वालों को, सभी को, आसपास के लोगों को भी आप कोरोना के बारे में जागरूक करते रहें। उम्मीद है आप लोग ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, और मुझे बताइए कि मुझे वीडियो में क्या सुधार करना है, ठीक है। मुझे फीडबैक दें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि हम इस तरह से पढ़ सकते हैं या थोड़ा और सुधार करें। कोशिश हमारी यही है, शुरुआती चरण है तो थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं जो थोड़े आपको परेशान करेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अपन, जल्दी ही आप लोगों को अगला वीडियो में सेंड करूँगा। तो हैव ए गुड डे।